हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर पॉलीटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस। जी हाँ दोस्तों, आज पॉलीटेक्निक में बीएमसी की नॉन स्टॉप क्लास चलने वाली है। मींस आज मैकेनिकल एंड सिविल पार्ट इस वीडियो लेक्चर में पूरा ख़त्म होने वाला है। दोस्तों आज के वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि आपको एग्ज़ाम में चीटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इसी से बहुत ही ज़्यादा अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं सिर्फ एक लेक्चर से। दोस्तों मैं ये नहीं कहूँगा बाकी चैनल की तरह कि अगर आप पुराने लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो पहले जाके इसको देख लीजिए। दोस्तों मैं बल्कि ये कहूँगा कि अगर आप मेरे बीएमसी के पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप सिर्फ इस लेक्चर को देख लीजिएगा, और अगर इस लेक्चर में पूरा बीएमसी कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो आने वाले 1-2 लेक्चर में बीएमसी को पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, ये संडे की स्पेशल क्लास है। इसके बाद आप सभी को फिजिक्स का मॉक टेस्ट भी करने के लिए मिल जाएगा, जिसमें आप सभी को 100 क्वेश्चन रहेंगे फिजिक्स से, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। दोस्तों ज़्यादा बातें ना करते हुए अब अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। और दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि अगर अभी तक आप अपना पॉलीटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस का चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं मॉस का बहुत ही जल्द क्रैश कोर्स लेके आने वाला हूं, जिसमें आप सभी को फर्स्ट से लेकर लास्ट चैप्टर तक का मॉस का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ कि पॉलीटेक्निक का एकमात्र चैनल है जो मॉस का मीन्स मैकेनिकल ऑपरेशन एंड सॉलिड हैंडलिंग का आप सभी को क्वेश्चन बता रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज बीएमसी की क्लास एकदम न्यू से है, मतलब एकदम शुरुआत से चल रही है। तो मैं आप सभी को ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों ओपन सिस्टम क्या होता है ये जान लेते हैं। सबसे पहले इंग्लिश में जानेंगे, उसके बाद हिंदी में जान जाएंगे, उसके बाद उसका एग्जाम्पल पढ़ लेंगे। तो इससे हमारा ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड सिस्टम एकदम क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन ये है कि ओपन सिस्टम क्या होता है। व्हेन अ सिस्टम एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मास विद अ सराउंडिंग देन इट इज़ नोन एज अ ओपन सिस्टम। जब कोई निकाय ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों का अपने परिवेश से आदान प्रदान करता है तो उसे खुला निकाय कहते हैं। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि ओपन सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें एनर्जी और मास अपने सराउंडिंग्स में अच्छे से एक्सचेंज हो जाए, मतलब घुल मिल सके, तो वो क्या कहलाएगा, ओपन सिस्टम कहलाएगा। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल होता है, उदाहरण होता है प्रेशर कुकर। दोस्तों परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम बता दे रहा हूँ इस वजह से क्योंकि दोस्तों आने वाले अभी 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इसी से मिलने वाले हैं, ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड सिस्टम से। तो दोस्तों इन तीनों के बारे में जानना आप सभी को बहुत ज़रूरी है। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, आपकी रिवाइजेशन हो जाएगी। अगर आप नहीं जानते हैं तो वीडियो में बने रहिए, आपको सब कुछ समझाया जाएगा। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि क्लोज सिस्टम क्या होता है। क्लोज सिस्टम वो सिस्टम होता है व्हेन अ सिस्टम कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी बट नॉट मास विद द सराउंडिंग देन इट इज़ नोन एज क्लोज सिस्टम। दोस्तों कहने का मतलब ये है, जब कोई निकाय केवल ऊर्जा का आदान प्रदान करता है लेकिन द्रव्यमान का नहीं, तो इसे बंद प्रणाली के रूप में जाना जाता है। मीन्स इंग्लिश में कहें तो क्लोज सिस्टम कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, उदाहरण होता है एग, अंडे का। जो क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल होता है वो अंडा होता है। तो दोस्तों अब हम क्लोज सिस्टम जान चुके हैं, अब हम आइसोलेटेड सिस्टम पढ़ते हैं। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा शेयर करेंगे तभी और भी मज़ा आएगा हम लोगों को। आइसोलेटेड सिस्टम देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ मास एंड एनर्जी नाइदर फ्रॉम आउटर साइड एंड नॉर इनर साइड। दोस्तों पृथक प्रणाली, ना तो बाहर से और ना ही भीतर की ओर से द्रव्यमान और ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, तो उसे क्या कहेंगे हम, आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब इसमें किसी भी प्रकार का एनर्जी और मास का एक्सचेंजेशन नहीं होता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, द यूनिवर्स इज कंसिडर्ड एन आइसोलेटेड सिस्टम बिकॉज द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट।
एक यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड को आइसोलेटेड सिस्टम माना गया है, क्योंकि दोस्तों जो ब्रह्मांड होता है इसकी जो एनर्जी होती है वो कांस्टेंट है, ना तो घट रही है ना तो बढ़ रही है। इस वजह से ब्रह्मांड को हम आइसोलेटेड सिस्टम जानते हैं। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, कम से कम 50 लोग तो लाइव आज आने ही चाहिए। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब चलते हैं हम लोग इन सब के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट इन अ क्लोज सिस्टम। दोस्तों परेशान मत होइएगा कि ये इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा है। दोस्तों आने वाले एक क्वेश्चन और हैं जो इंग्लिश में लिखा होगा, बाकी आप सभी को हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है। तो दोस्तों कुछ मिस्टेक की वजह से ये क्वेश्चन इंग्लिश में है, तो इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि ऐसा कौन सा फॉलोइंग है, मतलब दिया गया है एनर्जी, मास, टेम्परेचर, मोमेंटम, इनमें से कौन सा है जो कांस्टेंट होता है, मतलब जो बदलता नहीं है क्लोज सिस्टम के अंदर। एनर्जी नहीं बदलता, मास नहीं बदलता, टेम्परेचर नहीं बदलता, मोमेंटम नहीं बदलता। तो दोस्तों अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि क्लोज सिस्टम क्या होता है, ओपन सिस्टम क्या होता है, तो मैं आप सभी को बता दूं इसमें इसका आंसर होगा मास। क्लोज सिस्टम में मास नहीं चेंज होता। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हाउ इज़ द बाउंड्री वॉल ऑफ अ क्लोज सिस्टम। जो बाउंड्री वॉल होती है क्लोज सिस्टम की वो कैसी होती है। इम्परमेएबल, परमेएबल, रिजिड मतलब कठोर, नॉन ऑफ द मेंटियोर की इसमें मेंशन नहीं किया गया है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इम्परमिएबल। दोस्तों इम्परमिएबल का मतलब मैं बता दूं, सिंस मतलब कि जो मैटर होता है उसको इजाज़त नहीं होती है कि वो बाउंड्री को क्रॉस कर दे क्लोज सिस्टम के अंदर, तो उसे हम क्या कहते हैं, इम्परमिएबल। क्वेश्चन नंबर 3 इस डेजर्ट कूलर इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। डेजर्ट कूलर निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्लोज सिस्टम, ऑप्शन नंबर सेकंड ओपन सिस्टम, ऑप्शन नंबर 3 आइसोलेटेड सिस्टम, और ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द मेंटियोर मीन्स इसमें बताया नहीं गया है या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी ओपन सिस्टम इज अ एग्जांपल ऑफ डीजर्ट कूलर, मतलब डीजर्ट कूलर का ओपन सिस्टम एग्जांपल है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 अ जार फिल्ड विथ वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। पानी से भरा जार निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए क्लोज सिस्टम हमारा पानी से भरा जार का एग्जाम्पल होता है। अगर जार में पानी भरा है तो किस चीज़ का एग्जाम्पल है, क्लोज सिस्टम का। दोस्तों मैंने ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी को बता दिया है। तो दोस्तों आप सभी को क्या करना है, अब आप सभी के स्क्रीन में दिख रहा है, तो इसका आपको खुद से आंसर बताना है। जैसे कि दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 6 आने वाला है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपको इसको रोक के अच्छे से देख के इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खुद से करना है, क्योंकि मैंने आप सभी को आइसोलेटेड, ओपन और क्लोज सिस्टम बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है और ये क्वेश्चन नंबर 8 है। दोस्तों अभी तक हम लोग सोर्स ऑफ एनर्जी चैप्टर का थर्मोडायनेमिक पार्ट पढ़े हैं। दोस्तों अब आता है सोर्स ऑफ एनर्जी में जो कोल वगैरह है वो सब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों अभी तक आप जितना क्वेश्चन पढ़े हैं वो सारा थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड था, जो कि आपका सोर्स ऑफ एनर्जी चैप्टर का था। अब दोस्तों थर्मोडायनेमिक टॉपिक को छोड़ के जितना भी सोर्स ऑफ एनर्जी चैप्टर में जितने और टॉपिक हैं उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, 100% आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे शेयर हो जाएंगे, 300 क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द फ्यूल विच इज़ नॉट यूज्ड एट थर्मल पावर प्लांट। वह ईंधन जिसका उपयोग ताप विद्युत संयंत्र में नहीं किया जाता है। फर्स्ट कोल, सेकंड यूरेनियम, थर्ड नेचुरल गैस, फोर्थ फ्यूल ऑयल। सेकंड यूरेनियम इज द राइट आंसर। यूरेनियम का यूज थर्मल पावर प्लांट में नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल हैज़ द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान उच्चतम है। नेचुरल गैस, मीथेन गैस, हाइड्रोजन गैस या फिर बायोगैस। 3 इज द राइट आंसर। हाइड्रोजन गैस की
हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है ईंधन में। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल हैज़ द लोएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे कम होता है। तो अभी हम सबसे ज़्यादा ऊष्मीयमान को देखे थे, अब सबसे कम ऊष्मीयमान किस में होता है इसको जानना है। सेकंड, वुड इज़ अ राइट आंसर। वुड मतलब लकड़ी का सबसे कम कैलोरीफिक वैल्यू होता है। क्वेश्चन नंबर 4, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस प्लांट। बायोगैस संयंत्र के निर्माण में निम्नलिखित में से किसी एक की आवश्यकता नहीं होती है। तो वो क्या है उसको देखना है। 3, ऑक्सीजन की ज़रूरत बायोगैस प्लांट में नहीं पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 5, सोलर एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ। सौर ऊर्जा को किसकी सहायता से सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जा सकता है। फर्स्ट, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, सेकंड ड्राई सेल, थर्ड रिचार्जेबल सेल, फोर्थ बैटरी सेल। फर्स्ट, फोटो इलेक्ट्रिक सेल द्वारा सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में डायरेक्टली हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल द्वारा। दोस्तों आगे कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स के टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, तो उसको हम पहले जान लेते हैं कि कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होते क्या हैं। द सोर्स ऑफ एनर्जी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप। ऊर्जा के स्रोतों को 2 प्रकार में विभाजित किया गया है, फर्स्ट कन्वेंशनल एंड सेकंड नॉन कन्वेंशनल। Conventional source of energy, they are non-renewable source of energy which have been used for a very long time। ये ऊर्जा के गैर नवीकरण स्रोत हैं जिनका उपयोग बहुत लंबे समय से किया जा रहा है और ये बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं। जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हम बहुत ही पुराने समय से यूज़ कर रहे हैं, तो ये मेरा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आएगा। ये एक एग्जांपल हुआ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का, और इसके थर्मल पावर प्लांट एग्जांपल हुए कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के। अब नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में जानते हैं। दे आर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी विच हैव बीन फाउंड इन रिसेंट टाइम। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं जो बहुत ही हाल दिनों में पाए गए हैं, मतलब जो अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, उसे हम क्या कहेंगे, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब इसके एग्जांपल क्या होते हैं ये देख लेते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, टाइडल एनर्जी पावर प्लांट, ये सब नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के एग्जांपल हैं। क्वेश्चन अगला देखते हैं, एलपीजी कंसिस्ट मेनली ऑफ। एलपीजी के मुख्य रूप से होते हैं मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, नॉन ऑफ दिस। इनमें से क्या चीज़ एलपीजी में मुख्य रूप से होता है, तो ब्यूटेन। ब्यूटेन इसमें मुख्य रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्नेसिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज इकोसिस्टम। निम्नलिखित में से किसके नुकसान से बड़े पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश होता है। मतलब कहने का ये है कि थर्मल पावर प्लांट, टाइडल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, ज्योमेट्रिक पावर प्लांट, इनमें से किस चीज़ के कारण इकोसिस्टम का नुकसान होता है, इसी चीज़ को बताना है इसमें। थर्मल पावर प्लांट के कारण इकोसिस्टम का बहुत बड़ा नुकसान होता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। देखिए ये कन्वेंशनल सोर्स का एग्जांपल आ चुका है, मतलब कन्वेंशनल सोर्स का क्वेश्चन है ये। सनलाइट, एयर, सॉइल एंड वाटर आर द एग्जांपल। मतलब इसमें से सनलाइट, एयर और सॉइल किस चीज़ का एग्जांपल है। सूरज की रोशनी, हवा, मिट्टी किस और पानी किस चीज़ का एग्जांपल है। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, या फिर नॉन नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये सब सेकंड मतलब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के एग्जांपल हैं। हाइड्रो पावर प्लांट आर लोकेटेड इन द। जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित किया जाता है, डिजर्ट एरिया में, प्लेन एरिया में, हिली एरिया में, कि इनमें से किसी एरिया में नहीं। हाइड्रो पावर प्लांट को हिली एरिया में स्थित किया जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। निम्नलिखित में किस गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। टाइडल एनर्जी में,
काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, कि हाइड्रो एनर्जी में, कि विंड एनर्जी में, कि इनमें से सभी में? दोस्तों राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस। सब में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी? निम्नलिखित में से कौन बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? वुड, बायोगैस, एटॉमिक एनर्जी, की काउ डंग? राइट आंसर इज एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी बायोमास का एग्जाम्पल नहीं है, बाकी वुड, बायोगैस, काउ डंग ये तीनों बायोमास के एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली? निम्नलिखित में से कौन सा अधिक पर्यावरण के अनुकूल है? दोस्तों कहने का मतलब ये है कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मतलब वो पॉल्यूशन न फैलाता हो, इन्वायरमेंट को किसी तरीके से भी हार्म ना करता हो। तो फर्स्ट क्या है? बर्निंग ऑफ डीजल, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ चारकोल, बर्निंग ऑफ वुड। तो इनमें से कौन सा इकोनॉमिकल मतलब इन्वायरमेंटल फ्रेंडली? 3 इज द राइट आंसर। बर्निंग ऑफ चारकोल इज इकोनॉमिकली फ्रेंडली। जब चारकोल बर्न होता है तो वो इन्वायरमेंट को किसी भी प्रकार का कोई हार्म नहीं पहुंचाता है। द राइज ऑफ सी वाटर ड्यूरिंग हाई टाइड इज केस्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन, अर्थ, मून, मार्स। मतलब उस ज्वार के दौरान समुद्र के पानी का बढ़ना के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण होता है। किस कारण समुद्र का पानी ऊपर आता है, नीचे जाता है, मतलब हाई टाइड, लो टाइड किस कारण आता है? सन के ग्रेविटेशनल पुल के द्वारा, कि अर्थ के, कि मून के, कि मार्स के? इसका राइट आंसर है थर्ड, मून के द्वारा। जब मून अपना ग्रेविटेशनल पुल लगाता है सी वाटर के ऊपर तो उसमें लो टाइड और हाई टाइड आती हैं। द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम गैस इज? पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक है, क्या है पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक? मीथेन है, इथेन है, ब्यूटेन है, प्रोपेन है, इनमें से कौन सा है? दोस्तों थर्ड नंबर ब्यूटेन इज द राइट आंसर। पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक ब्यूटेन होता है। एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का उदाहरण क्या है? पेट्रोल है, नेचुरल गैस है, बायोगैस है, केरोसिन है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का उदाहरण बायोगैस है। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का एग्जांपल इसमें क्या है? वुड है, अल्कोहल है, हाइड्रोजन गैस है, नेचुरल गैस है? इसका आंसर नेचुरल गैस है। अ गुड फ्यूल इज वन विच पोजेसेस? एक अच्छा ईंधन वह है जिसके पास हाई कैलोरीफिक वैल्यू एंड लो इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। हाई कैलोरीफिक वैल्यू एंड हाई इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। हाई कैलोरीफिक वैल्यू एंड लो मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए। लो कैलोरीफिक वैल्यू एंड लो मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए। तो इनमें से अच्छे ईंधन की क्या क्वालिटी होती है? तीसरा सही रहेगा, हाई कैलोरीफिक वैल्यू एंड लो मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए। कोल कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ एनर्जी? कोयला को ऊर्जा में निम्नलिखित रूपों में से कौन से एक में परिवर्तित नहीं किया जा सकता? कोल गैस में, इलेक्ट्रिसिटी में, ऑयल में, कि चारकोल में? किसमें कोल को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है? 4 चारकोल में कोल को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। चारकोल ऊड से मिलके बनता है। एट अ हाइड्रो पावर प्लांट संयंत्र में काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय अ स्टोर वाटर इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वाटर। वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम टू टर्बाइन एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय स्टोर वाटर इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इनमें से क्या होगा? दोस्तों सही आंसर 4 है। वाटर को हम लोग स्टोर करके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाता है। यही हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का वर्क है। सोलर सेल आर मेड ऑफ? सोलर सेल के बने होते हैं, क्या बना होता है? कंडक्टर से बना होता है, इंसुलेटर से, सेमी कंडक्टर, सुपर कंडक्टर। तो दोस्तों सोलर सेल सेमी कंडक्टर से मिलकर बना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल सोर्स ऑफ एनर्जी? निम्नलिखित में से कौन सा फॉसिल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है? केरोसिन ऑयल, काउ डंग केक, सीएनजी, कि कोल? काउ डंग केक इज द राइट आंसर। फॉसिल
दोस्तों अब आप सभी को पिन कटर एंड नकल जॉइंट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने वाला है जो कि मैकेनिकल कंपोनेंट चैप्टर के हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा और अच्छे से मैकेनिकल कंपोनेंट चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लीजिए। दोस्तों अब पिन कटर एंड नकल जॉइंट के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की शुरुआत होती है। तो दोस्तों आप अगर अभी तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के नोट्स को नहीं बनाया है तो अब आप पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए। और दोस्तों आप सभी से बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों बीएमसी की तो आपको लेक्चर कहीं पे भी मिल जाएगी, बट आपको मॉस का लेक्चर सिर्फ और सिर्फ एकमात्र यूट्यूब चैनल है पॉलीटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस अपना चैनल। इसी में आपको मॉस के बहुत ही जल्द 1 to 7 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने वाले हैं और वो पक्का आपको पेपर में आएंगे। दोस्तों पेपर में चीटिंग के सहारे मत रहिए, अगर है भी तो बस इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लीजिए। बिकॉज दोस्तों अगर चीटिंग आपकी कहीं से नहीं हो पा रही है तो आप इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सहारे पास तो हो जाएंगे, वैसे आपको दोस्तों फिर दिक्कत हो जाएगी आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम में। तो इस वजह से मैं आप सभी को बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप सभी कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आप सिर्फ इस लेक्चर को पढ़ लीजिए, पुराने लेक्चर्स को छोड़ दीजिए। दोस्तों अगर आप ये लेक्चर को देख लेते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपके बीटी यूपी एग्ज़ाम में आपको पासिंग मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप वीडियो में आगे बनते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पिन कैसा बंद बनाती है। दोस्तों बंद हमारा दो प्रकार का होता है, एक टेम्परेरी होता है जो यहाँ दिया गया है और एक तो परमानेंट होता है। तो दोस्तों पिन कैसा बंद बनाती है, जो पिन होती है हमारी वो टेम्परेरी फास्टनिंग बनाती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पिन किस मटेरियल की बनी होती है। जो पिन होती है वो माइल्ड स्टील मटेरियल की बनी होती है। पिन कितने प्रकार की होती है, जो पिन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। क्विक रिलीज पिन, सेमी परमानेंट पिन, बोथ, नॉन ऑफ एबव। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं जो पिन होते हैं हमारे वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा क्विक रिलीज पिन और एक होता है सेमी परमानेंट पिन। तो दोस्तों पिन हमारे दो प्रकार के होते हैं, मीन्स ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी बोथ। कौन सी पिन को आसानी से निकाला जा सकता है। तो दोस्तों जो हमारी क्विक रिलीज पिन होती है, क्विक रिलीज पिन, इसे आसानी से निकाला जा सकता है। एक सेकंड दोस्तों, इसको हम कर देते हैं बस। कौन सी पिन फिक्स पोजीशन में रहती है। तो दोस्तों हमारी मशीन पिन और जो रेडियल लॉकिंग पिन होती हैं ये सब अपनी फिक्स पोजीशन पर होती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, अगर आप सभी को क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मशीन पिन दिया गया है और ये रेडियल लॉकिंग पिन है। ये दोनों पिन हमारी फिक्स पोजीशन में रहती हैं। कौन से पिन हैमर की स्ट्राइक के द्वारा लगाई जाती हैं। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि ऐसी कौन सी पिन है जिसको हथौड़े से पीट कर लगाई जाती हैं। तो सेमी परमानेंट पिन को हम हथौड़े से पीट कर लगाते हैं। निम्न में से कौन सी मशीन पिन है। दोस्तों यहाँ दिया गया है कि निम्न में से कौन सी मशीन पिन है। डॉवल पिन, की टैपर पिन, की स्प्लिट पिन, की क्लेविस पिन, की सेफ्टी पिन। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि ये पांच के पांचों मशीन पिन के टाइप हैं। मशीन पिन हमारे 5 टाइप के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, लोकेशन पिन कौन सी होती हैं। दोस्तों जो हमारा डॉवल पिन होता है उसी को लोकेशन पिन भी कहा जाता है। कौन से पिन पर एक हेड और एक होल होता है। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं जो क्लेविस पिन होता है, क्लेविस पिन के हेड पर एक हेड और एक होल होता है। नकल जॉइंट में कौन से पिन का यूज़ किया जाता है। दोस्तों क्लेविस पिन का नकल जॉइंट में यूज़ किया जाता है। कौन से पिन दो अलग अलग भागों में होती है। तो दोस्तों मैं बता दूं क्वार्टर और स्प्लिट पिन। दोस्तों स्प्लिट का मतलब ये अलग होता है, तो आप इससे याद कर सकते हैं कि अगर आपसे पूछ दिया कौन से पिन
दो अलग अलग भागों में होती हैं, तो स्प्लिट पिन हमारी दो अलग अलग भागों में होती हैं। हाई वाइब्रेशन लोड एंड इम्पैक्ट लोड के लिए कौन सी पिन का उपयोग किया जाता है? दोस्तों रेडियल लॉकिंग पिन का उपयोग किया जाता है हाई वाइब्रेशन लोड और इम्पैक्ट लोड को सहन करने के लिए। कॉटर जॉइंट कौन सा जॉइंट होता है हमारा? जो कॉटर जॉइंट होता है वो हमारा टेम्परेरी जॉइंट होता है। किस पिन के ऊपर एक बेलनाकार सिर लगाया जाता है? दोस्तों क्लेविस पिन जो होता है, क्लेविस पिन के ऊपर एक बेलनाकार मतलब सिलेंड्रिकल का शेप लगाया जाता है। दोस्तों अब कीवेस एंड स्प्लिनेस ऑफ शाफ्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो अगर अभी तक आप पेन कॉपी लेके नहीं बैठे हैं तो अब बैठ जाइए, बिकॉज दोस्तों नोट्स बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप सभी के लिए इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, अभी रात के 1:30 बज रहे हैं और मैं आप सभी के लिए वीडियो आप सभी को प्रोवाइड कर रहा हूँ बना के। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। दोस्तों अगर आप चैनल नहीं सब्सक्राइब करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों कमेंट करने में तो कोई पैसा नहीं लगता है, कमेंट करके आप बताएंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा कि आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है की वेस एंड स्पिलनेस ऑफ शाफ्ट का, कि की शाफ्ट तथा हब में निम्न प्रकार लगाई जाती है। तो उसको दोस्तों किस तरह लगाया जाता है? पैरेलल लगाया जाता है। की को शाफ्ट तथा हब में पैरेलल लगाया जाता है। काटा शाफ्ट अक्ष के निम्न प्रकार लगाया जाता है। दोस्तों इसे भी काटा शाफ्ट को भी अक्ष में पैरेलल लगाया जाता है। शाफ्ट में कुंजी सेट काटने पर शाफ्ट की मरोड़ सामर्थ्य डिक्रीज हो जाएगी। दोस्तों डिक्रीज हो जाएगी मीन्स कम हो जाती है। कुंजी लगाने के लिए हब से काटे गए को कहते हैं कुंजी सेट, कुंजी मार्क, कुंजी खांचा, इनमें से कोई नहीं। तो कुंजी लगाने के लिए जो हब से काटा जाता है उसे हम कुंजी मार्क कहते हैं। फादर की को समानता रखा जाता है। शाफ्ट में कसा तथा हब में ढीला। शाफ्ट में बने खांचे में टिल्टिंग के लिए कैपेबल है। वुडरफ की हमारा शाफ्ट में बने खांचे के लिए झुकने के लिए कैपेबल होता है। चपटी सैडल कुंजी के लिए किसको चपटा किया जाता है? दोस्तों जो चपटी सैडल कुंजी होती है उसमें हम शाफ्ट को क्या करते हैं? शाफ्ट को वहाँ पे हम चपटा कर देते हैं, चपटी सैडल कुंजी के लिए। टेंजेंट की परस्पर एक दूसरे पर कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं? जो टेंजेंट की होते हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। 90 डिग्री का एंगल टेंजेंट की बनाते हैं। टेंजेंट की को हिंदी में क्या कहते हैं? स्पल्स कुंजी। सैडल की कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों मैंने अभी शुरुआत में बताया था सैडल की 2 प्रकार के होते हैं हमारे। दोस्तों ये कीवेस एंड स्प्लिनेस ऑफ शाफ्ट के वो हैं थ्योरी है, मतलब इसमें आपको ब्रीफली दिया गया है। अगर आपको समझना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। संकी को 6 प्रकार में बांटा गया है। पहला होता है पैरेलल संकी, टैपर संकी, गिव हेड की, फेदर की, वुडरफ की, राउंड और पिन की। तो दोस्तों ऐसे ही आप यहाँ से एक सेकंड, यहाँ से आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये टेंजेंट की के बारे में दिया गया है। अब हम लोग लुब्रिकेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 1, that dash lubricants is necessary to protect wear and tear caused due to, किसके कारण होता है दोस्तों, ये पता करना है। के कारण होने वाले, मतलब डैश डैश के कारण होने वाले टूट फूट से बचाव के लिए स्नेह की आवश्यक है। तो वो डैश डैश क्या है दोस्तों? फ्रिक्शन फोर्स। दोस्तों फ्रिक्शन फोर्स के कारण होने वाले टूट फूट से बचाव के लिए स्नेहक आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। लुब्रिकेंट एक्ट हैज अ कूलेंट टू कैरी अवे हीट। स्नेहक गर्मी को दूर करने के लिए शीतल के रूप में कार्य करता है। तो ये ट्रू है या फॉल्स? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए ट्रू इज अ राइट आंसर। दोस्तों कहने का मतलब ये है, जो स्नेहक होता है वो गर्मी को दूर करने के लिए एक शीतल ठंडक के रूप में कार्य करता है। तो ये सही बात है। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द लुब्रिकेंट ऑप्शन। दोस्तों हमको इनमें से एक निम्नलिखित विकल्पों में से गलत कथन का चयन कीजिए। तो इसमें से एक ऑप्शन जो है वो गलत दिया गया है, उसको हमें ढूंढना है। ऑप्शन नंबर ए, लुब्रिकेंट कीप आउट डर्ट। जो लुब्रिकेंट होता है वो गंदगी से बाहर होता है। तो दोस्तों ये एक सही कथन है, ये गलत कथन नहीं है। लुब्रिकेंट एक्ट हैज़ अ सील। तो दोस्तों लुब्रिकेंट सील को भी, सील की तरह भी एक्ट करता है। लुब्रिकेंट ट्रांसमिट फ्लूइड पावर। तो दोस्तों ये भी ऑप्शन सही है। लुब्रिकेंट इनहेंस कोरिजन, ये ऑप्शन गलत है। दोस्तों जो लुब्रिकेंट होता है वो इनहेंस कोरिजन मतलब इसी को करता है। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द विस्कोसिटी ऑफ पेट्रोलियम ऑयल फॉर हाइड्रोलिक लिफ्ट इज। हाइड्रोलिक लिफ्टों के लिए पेट्रोलियम तेल की चिपचिपाहट क्या होती है? हाई होती है, लो होती है, मॉडरेट होती है, वेरी हाई होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। मीन दोस्तों क्या होता है, जो विस्कोसिटी होती है पेट्रोलियम ऑयल की वो लो होती है। ऑन इंक्रीजिंग द लुब्रिकेंट द इफिशियंसी ऑफ मशीन। स्नेहक बढ़ाने पर मशीन की दक्षता बढ़ती है, घटती है? रिमेन सेम मतलब कांस्टेंट मतलब कुछ नहीं होता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। डज नॉट गेट अफेक्टेड, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो लुब्रिकेंट इंक्रीज करने से मशीन की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर एग्ज़ाम स्पेशल बैच सीरीज़। जी हाँ दोस्तों, ये एग्ज़ाम स्पेशल बैच सीरीज़ चल रही है। इसके पहले एक सीरीज़ थी जिसमें हम मॉस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े थे 1 to 4 चैप्टर तक। यहाँ दोस्तों उसमें 4 चैप्टर तक हम लोगों ने मॉस के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़े थे। दोस्तों ये बीएमसी का है, बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग, जिसको सेकेंड सेमेस्टर केमिकल इंजीनियरिंग में पढ़ना होता है। तो दोस्तों आज बीएमसी का सिविल पार्ट, जिसमें आरसीसी, कंक्रीट, फाउंडेशन, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये 4 चैप्टर पूरा उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उसको वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो दोस्तों सबसे पहला चैप्टर मैंने कंक्रीट लिया हुआ है। तो अब अपने वीडियो के आगे बनते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कंक्रीट क्या होता है, उसके बाद कंक्रीट के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में कंक्रीट एक निर्माण सामग्री है। कंक्रीट एक निर्माण सामग्री है जो सीमेंट एवं कुछ अन्य पदार्थों मतलब मटेरियल का मिश्रण होता है। तो कंक्रीट जान चुके हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों हमारा हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, दोनों
मीडियम के लिए अवेलेबल है। और दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि केमिकल इंजीनियरिंग एग्ज़ाम स्पेशल के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है। जो भी आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है, जितने भी आपकी सीरीज़ चलेगी यहाँ पे, उसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के PDF आप सभी को वहाँ पे अवेलेबल रहेगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है वाटर सीमेंट रेशियो इज़, जल सीमेंट अनुपात है। जो जल सीमेंट अनुपात होता है वो क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। हिंदी में कहें पानी का आयतन और सीमेंट का आयतन ही वाटर सीमेंट रेशियो कहलाता है। दोस्तों एक बार फिर से जान लीजिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ सीमेंट वाटर सीमेंट रेशियो कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, कंक्रीट की मजबूती और ड्यूरेबिलिटी निर्भर करता है। दोस्तों अगर इंग्लिश में कहें तो द स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट डिपेंड अपॉन, किस पर डिपेंड करता है? समुच्च के आकार पर, एग्रीगेट ऑफ साइज, ठीक। ऑप्शन नंबर बी, समुच्च की ग्रेडिंग पर, एग्रीगेट ऑफ ग्रेडिंग, समुच्च की नमी सामग्री पर, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एग्रीगेट। और आपका डी ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस सही रहेगा। जो भी कंक्रीट की मजबूती और ड्यूरेबिलिटी होती है वो समुच्च का आकार, समुच्च की ग्रेडिंग, समुच्च की नमी सामग्री, सब चीज़ों पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 4, कंक्रीट में एक निश्चित जल सीमेंट अनुपात से कम पानी की मात्रा होने पर सामर्थ्य मतलब स्ट्रेंथ में होती है। दोस्तों कहने का मतलब ये है, अगर कंक्रीट के अंदर जो जल सीमेंट अनुपात होता है, वाटर सीमेंट रेशियो में जो भी पानी डाला जाता है, अगर उसकी पानी की मात्रा कम कर दी जाए तो उसके स्ट्रेंथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसकी स्ट्रेंथ में कमी आएगी, वृद्धि आएगी, अधिक वृद्धि आएगी, नॉन ऑफ दिस, कि इनमें से कोई नहीं। उसकी स्ट्रेंथ पर, उसकी स्ट्रेंथ मतलब सामर्थ्य पर कमी आएगी। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, सीमेंट की जल योजन क्रिया के लिए कितने % पानी की आवश्यकता होती है? सीमेंट की जल योजन क्रिया के लिए 25 से 30% पानी की आवश्यकता पड़ती है, 30 से 35%, 35 से 40%, कि 40 से 45%। तो दोस्तों सीमेंट की जल योजन क्रिया के लिए 25 से 30% पानी की आवश्यकता पड़ती है। मीन क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, सीमेंट कंक्रीट के मुख्य घटक हैं। सीमेंट कंक्रीट के मुख्य घटक क्या है? सामर्थ्य है, स्ट्रेंथ है, ड्यूरेबिलिटी है, वर्केबिलिटी है, कंसिस्टेंसी है। दोस्तों सीमेंट कंक्रीट के मुख्य गुण हैं स्ट्रेंथ, सामर्थ्य, टिकाऊपन, सुकर, वर्केबिलिटी, संघनता मतलब कंसिस्टेंसी। ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। कंक्रीट को तैयार किया जाता है, कंक्रीट को किसके द्वारा तैयार किया जाता है? कंक्रीट को हैंड मिक्सिंग मेथड से भी तैयार किया जाता है, मशीन मिक्सिंग मेथड से भी तैयार किया जाता है, बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन नंबर डी स्लम टेस्ट। दोस्तों स्लम टेस्ट अलग चीज़ हो गई, उसमें वर्केबिलिटी एंड स्ट्रेंथ की जांच होती है, टेस्टिंग होती है। और अभी हमने ये पढ़ा है कि कंक्रीट किस चीज़ से तैयार किया जाता है। दोस्तों कंक्रीट बोथ हस्त मिश्रण विधि, मशीन मिश्रण विधि
इन दोनों से कंक्रीट को तैयार किया जाता है। दोस्तों हैंड मिक्सिंग मेथड से कंक्रीट को तब तैयार किया जाता है जब बहुत कम मात्रा में कंक्रीट की आवश्यकता होती है, लेकिन जब भी मशीन मिक्सिंग मेथड यूज़ किया जाता है बहुत ही बड़े पैमाने पर कंक्रीट को बनाने के लिए और बहुत ही अच्छे तरीके को कंक्रीट को मिक्स करने के लिए हम मशीन मिक्सिंग मेथड का यूज़ करते हैं। मीन्स क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कंक्रीट कंक्रीट क्या है? गुड इन कंप्रेशन, गुड इन टेंशन। संपीड़न में अच्छा है, तनान में अच्छा है। गुड इन कंप्रेशन, वीक इन टेंशन। संपीड़न में अच्छा है, तनान में दुर्बल है, मतलब खराब है। वीक इन कंप्रेशन, गुड इन टेंशन। ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों जो भी हमारा कंक्रीट है वो कंप्रेशन में अच्छा है लेकिन वीक है टेंशन में, तनान में खराब है। तो दोस्तों कंक्रीट हमारा ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, साधारण सीमेंट पानी में मिलाने के बाद कितने मिनट बाद जमना शुरू हो जाता है? अगर कोई साधारण सीमेंट है उसको पानी में मिलाकर छोड़ देंगे तो आधा घंटे के बाद मीन्स 30 मिनट के बाद वो पानी में जमना चालू हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों सीमेंट कंक्रीट को 30 मिनट से अंदर ही उपयोग में ले लेना चाहिए, नहीं फिर वो 30 मिनट के बाद जमना चालू हो जाता है। दोस्तों इसी पर एक और क्वेश्चन बनता है इनिशियल सेटिंग ऑफ सीमेंट करके, साधारण सीमेंट करके, कि इनिशियल सेटिंग को ही जमना भी कहते हैं इंग्लिश में कंक्रीट में। क्वेश्चन नंबर 10, द प्रेजेंस ऑफ लाइम इन सीमेंट, जो चूने का सीमेंट में पाया जाता है किस कारण? मेक द सीमेंट साउंड, सीमेंट के अंदर ध्वनि को बनाने के लिए। प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सीमेंट, सीमेंट के अंदर सामर्थ्य बनाने के लिए, सीमेंट को शक्ति प्रदान करने के लिए। लोअर द क्लिंकर टेम्परेचर, टेम्परेचर को कम करने के लिए। ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। तो दोस्तों चूना सीमेंट में सीमेंट को स्ट्रेंथ मतलब हिंदी में सामर्थ्य प्रदान करने के लिए पाया जाता है या फिर मिलाया जाता है। मीन्स क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, सीमेंट कंक्रीट में मोटे मिलावे के रूप में उपयोग किया जाता है। सीमेंट कंक्रीट में मोटे मिलावे के रूप में क्या उपयोग किया जाता है? पत्थर की गिट्टी, बालू, मिट्टी, सभी। दोस्तों सीमेंट कंक्रीट में मोटे मिलावे के रूप में पत्थर की गिट्टी का उपयोग किया जाता है। मीन्स ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, वर्क एबिलिटी इम्प्रूव बाय एडिंग, जो वर्क एबिलिटी होती है मतलब कार्य करने की क्षमता, हिंदी में कहें शुष्कता, इम्प्रूव करती है किस चीज़ को ऐड करने पे? फ्लाई ऐश, हाइड्रेट, लाइम, चूना, कैल्शियम क्लोराइड, ऑल ऑफ द एबव। दोस्तों फिर से सुन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 का क्वेश्चन ये है, सीमेंट में वर्क एबिलिटी किस कारण इम्प्रूव होती है, या फिर सीमेंट में वर्क एबिलिटी में क्या ऐड कर दिया जाए तो वर्क एबिलिटी हमारी इम्प्रूव हो जाएगी? उसमें फ्लाई है ऐश, हाइड्रेट लाइम, कैल्शियम क्लोराइड ऐड करने पे सीमेंट की वर्क एबिलिटी इम्प्रूव हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। अब दोस्तों
आरसीसी पढ़ेंगे। दोस्तों अभी तक हम लोग कंक्रीट का जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे पढ़ लिए। अब दोस्तों आरसीसी चैप्टर पढ़ेंगे। और दोस्तों मैं बता दूं कंक्रीट के अभी इतने ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं हैं, अभी 25 सीरीज चलेगी, उसमें और भी कंक्रीट से, आरसीसी से, फाउंडेशन से, सारे चैप्टर से, कंस्ट्रक्शन मटेरियल से 25 क्वेश्चन भी मिलेगा। तो दोस्तों अब आरसीसी की तरफ चलते हैं। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट किसे कहा जाता है, सबसे पहले इसे जान लेते हैं, उसके बाद आरसीसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आरसीसी इंग्लिश में क्या होता है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट means RCC is the combination of ordinary concrete with the reinforced to increase its compressive and tensile strength to a great extent। दोस्तों ये इंग्लिश में हो गया, अब हिंदी में जान लेते हैं, उसके बाद मैं आप सभी को समझा दूंगा कि आरसीसी क्या होती है। आरसीसी मतलब हिंदी में प्रबलित सीमेंट कंक्रीट, इंग्लिश में रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। वन कंक्रीट होती है जिसमें कंक्रीट को तनाव की स्थिति में भी मजबूत रखने के लिए प्रबलन छड़ों, बार, प्रबलन ग्रिडों, प्लेट या तत्वों का कंक्रीट में शामिल किया जाता है। दोस्तों अब आरसीसी समझ लेते हैं कि आरसीसी क्या होती है। दोस्तों अगर आप थ्योरी लेक्चर नहीं पढ़े हैं तो आप सभी को समझ में बहुत ही कम आएगा, बट दोस्तों अगर आप सभी लोग सपोर्ट करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट करके बताते हैं कि आप सभी को थ्योरी लेक्चर चाहिए, तो दोस्तों मैं हर चैप्टर को मैक्सिमम 15 मिनट के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी पार्ट कवर कर दूंगा, मतलब उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा जिससे आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कंक्रीट आरसीसी से पहले यूज़ किया जाता था। दोस्तों कंक्रीट में एक समस्या थी कि उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ही अधिक थी, परंतु टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब तनाव, जो तनाव इस स्ट्रेंथ थी उसकी वो बहुत ही कम थी, जिसके कारण कंक्रीट से बने हुए घर टूट जाते थे। भूकंप आने पर कंक्रीट से बना हुआ घर गिर जाता था। इसलिए आरसीसी का मीन्स रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, हिंदी में प्रबलित सीमेंट कंक्रीट का यूज़ करने लगा गया। मतलब आरसीसी का यूज़ इसीलिए किया जाता है क्योंकि आरसीसी के पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ दोनों है, दोनों चीज़ इसकी बहुत ही हाई है, इस वजह से आरसीसी कंक्रीट से बेटर होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, M15 कंक्रीट इज़ यूज फॉर। जो M15 कंक्रीट होता है उसे यूज़ किस लिए किया जाता है, डैम को बनाने के लिए, फाउंडेशन को बनाने के लिए, आरसीसी बनाने के लिए, मतलब आरसीसी में मास कंक्रीटिंग वर्क के लिए। दोस्तों M15 कंक्रीट को फाउंडेशन के वर्क के लिए यूज़ किया जाता है। और दोस्तों M10 यहाँ पे मैंने नोट करके लिख दिया है क्योंकि इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। M10 इज़ यूज फॉर वर्क डैम। दोस्तों अगर यहाँ पे M10 कंक्रीट यूज फॉर पूछा जाता है तो वो डैम के लिए यूज़ होता है, परंतु यहाँ M15 पूछा गया था तो M15 का अभी नीचे पढ़ते हैं। अब आता है M20 इज़ यूज फॉर आरसीसी स्ट्रक्चर। M20 को आरसीसी स्ट्रक्चर के लिए यूज़ किया जाता है। अब आता है M15। M15 को यूज़ किया जाता है, कैन बी यूज फॉर ग्राउंड फ्लोर कंस्ट्रक्शन आल्सो। M15 को घर की बनाने के लिए, घरों में आवश्यकता पड़ती है। M15 को ग्राउंड फ्लोर को बनाने के लिए आवश्यकता पड़ती है। तो M15 फाउंडेशन वर्क में, ग्राउंड फ्लोर कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग में, इन सब जगह
M15 का यूज़ किया जाता है। दोस्तों आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो अभी आपके पास टाइम है, आप अभी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं। व्हाट्सएप ग्रुप में सारी PDF फाइल्स आप सभी को मिल जाएंगी। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप वहां से जाके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सीमेंट की मात्रा जितनी अधिक होगी, हायर द सीमेंट कंटेंट, उतना क्या होगा? हायर एग्रीगेट, उच्च समुच्च, लोअर वर्केबिलिटी, कम कार्यशीलता, हायर स्ट्रेंथ, उच्च शक्ति, या फिर उच्च सामर्थ्य। लोअर स्ट्रेंथ, कम शक्ति, या फिर कम सामर्थ्य। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। सीमेंट की मात्रा जितनी अधिक होगी उतनी ज़्यादा हायर स्ट्रेंथ मतलब उच्च सामर्थ्य होगा। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्केबिलिटी रिड्यूस विद टाइम। दोस्तों कहने का मतलब ये है जो वर्केबिलिटी होती है, कार्यशीलता होती है, वो टाइम के साथ घटती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ट्रू इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, अभी इसके पहले हमने कंक्रीट में पढ़ा था कि सीमेंट को कितने समय बाद वह जमना चालू हो जाता है। तो वही क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश में रिपीट हुआ है, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। तो आधे घंटे के बाद सीमेंट, कंक्रीट सीमेंट धीमे धीमे जमना चालू हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज आरसीसी मीन्स आरसीसी किसके बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए सीमेंट कंक्रीट प्लस प्रबलन इस्पात। प्रबलन इस्पात मतलब आरसीसी रेनफोर्स स्टील। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सीमेंट कंक्रीट के, प्रबलन इस्पात के, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए सीमेंट किस आरसीसी किसके बराबर होता है? आरसीसी सीमेंट कंक्रीट प्लस प्रबलन इस्पात मतलब रेनफोर्स स्टील के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रबलन के रूप में इस्पात का चयन करने का मुख्य कारण है? इतनी सामर्थ्य वाली अन्य धातुओं की अपेक्षा इस्पात काफ़ी सस्ता है। दोस्तों फिर से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। प्रबलन मतलब रेनफोर्स के रूप में इस्पात मतलब स्टील का चयन करने का प्रमुख कारण है। इतनी सामर्थ्य मतलब स्ट्रेंथ वाली अन्य धातुओं मतलब मटेरियल की अपेक्षा इस्पात स्टील काफ़ी सस्ता होता है। इस्पात स्टील आसानी से उपलब्ध है मतलब हर जगह मिल जाता है। ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दोस्तों अगर समझ में ना आया हो तो एक बार फिर से पीछे जाकर वीडियो को चला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपको समझ में आ जाएगा। प्रबलन के रूप में प्रयुक्त इस्पात मतलब स्टील है। जो भी रेनफोर्स में इस्पात यूज़ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? माइल्ड स्टील, मीडियम टेंसाइल स्टील, हाई टेंसाइल स्टील, हार्ड ड्राउन स्टील। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ई है नहीं, लेकिन ये सब यूज़ होते हैं। ये सब प्रबलन के रूप में प्रयुक्त इस्पात यूज़ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सीमेंट कंक्रीट में टेंसाइल फोर्स को वहन करने के लिए मिलते हैं। सीमेंट कंक्रीट में टेंसाइल फोर्स को
वहन करने के लिए क्या मिलाते हैं? मिट्टी मिलाएंगे, इस्पात मिलाएंगे, ईटा मिलाएंगे, पत्थर मिलाएंगे। तो दोस्तों सीमेंट कंक्रीट में टेंसाइल फोर्स को वहन करने के लिए इस्पात मिलाते हैं। इस्पात दोस्तों मिलाया जाता है बिकॉज दोस्तों जो इस्पात होता है वो स्टील होता है, और जब सीमेंट कंक्रीट में इस्पात मिला दिया जाता है तो वो आरसीसी बन जाता है, और आरसीसी की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ दोनों हायर होती है। मीन्स क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। अब हम यहाँ से कंस्ट्रक्शन मटेरियल चालू करने वाले हैं। मीन्स अब इस जगह से कंस्ट्रक्शन मटेरियल चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चालू हैं। और दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, क्वेश्चन नंबरिंग में गलती हुई है तो उसको अवॉइड करें और क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। दोस्तों क्वेश्चन आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में मिलेंगे, बस क्वेश्चन नंबरिंग गलती हो गई है। तो क्वेश्चन नंबर 1, खड़ंजा बिछाने के तथा गिट्टी बनाने में कौन सी ईंट का प्रयुक्त होती है, या फिर कौन सी ईंट का यूज़ किया जाता है? प्रथम श्रेणी की ईंट, फर्स्ट क्लास ऑफ ब्रिक, द्वितीय श्रेणी की ईंट, सेकंड क्लास ऑफ ब्रिक, तृतीय श्रेणी की ईंट, थर्ड क्लास ऑफ ब्रिक, झामा या अधिक पकी ईंट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। झामा या अधिक पकी ईंट का खड़ंजा बिछाने और गिट्टी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये सब वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल से लेके आया हूँ। इसके पहले भी मैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ, और इसमें आप सभी को कुछ नए भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, पग मिल द्वारा एक दिन में गिट्टी तैयार की जाती है। कितनी गिट्टी एक दिन में पग मिल द्वारा तैयार की जाती है? लगभग 5000 ईंटों के लिए, लगभग 10,000 ईंटों के लिए, लगभग 15,000 ईंटों के लिए, लगभग 20,000 ईंटों के लिए। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, जो पग मिल होता है उसी से ईंटों की मिट्टी को तैयार किया जाता है। तो पग मिल द्वारा एक दिन में लगभग 15,000 ईंटों के लिए मिट्टी तैयार की जाती है। मीन्स क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, बुल के खाई भट्टे मतलब बुल ट्रेंच किल्न, ये एक भट्टा होता है। भट्टा दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा जहाँ पे ईंटों का मैन्युफैक्चर मतलब बनाया जाता है, में खाई की लंबाई रखी जाती है। जो बुल ट्रेंच किल्न होता है उसमें जो उसकी गहराई होती है, डिप्थ होता है, उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 60 से 70 मीटर अंदर बुल ट्रेंच किल्न में उसकी डेप्थ मतलब गहराई होनी चाहिए। मीन्स क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7, ISI के अनुसार ईंट की औसत साइज में स्वीकार अंतर मतलब एक्सेप्टेबल डिफरेंस है। दोस्तों ISI का मतलब मैं आप सभी को बता दूं, इंडियन जो भी हमारी इंस्टीट्यूट होती है ईंटों की, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा जो भी ईंट की औसत साइज की एक्सेप्टेबल डिफरेंस मतलब स्वीकार अंतर होता है, वो कितना होता है? 1% का, 2% का, 3% का, 4% का। तो ISI के अनुसार ईंट की औसत साइज स्वीकार किया जाता है, स्वीकार अंतर है उसका 2% का। मीन्स क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, किस पदार्थ को हवा के संपर्क में लाल गर्म करना या जलाना कहा जाता है? निस्तापन, वशीकरण, भंजन और शोषण। तो दोस्तों
निस्थापन पदार्थ को हवा के संपर्क में लाल गर्म करना या जलाना कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दोस्तों कंस्ट्रक्शन मटेरियल और जितने भी चैप्टर अभी तक पढ़े हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों इन क्वेश्चन को आप स्किप मत करिएगा या फिर ये मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछे जाएंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर में 100% आएंगे। आप इन क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा और इस PDF फाइल को सेव करके रोज़ इसको पढ़ लीजिएगा, जिससे आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से तैयार हो जाए और ये क्वेश्चन पेपर में आए तो आप सभी इसको छोड़े ना। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। प्रति घन मीटर अनभुजे चूने का भार होता है 10 50 kg, 1200 kg, 800 kg, 1000 kg। तो प्रति घन मीटर अनभुजे चूने का भार 10 50 मतलब 1050 किलोग्राम होता है। मतलब क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। चूने का निर्दोषित परीक्षण मतलब साउंडनेस टेस्ट होता है। चूने का साउंडनेस टेस्ट दोस्तों ये भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। चूने का साउंडनेस टेस्ट किस चीज़ से होता है? तानांश सामर्थ्य मशीन से। दोस्तों तानांश सामर्थ्य मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ मशीन से नहीं, संपीड़न स्ट्रेंथ मशीन से नहीं, विकेट उपकरण से नहीं, ली कैटलर उपकरण से सही। मतलब प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। चूने का साउंडनेस टेस्ट ली कैटलर उपकरण द्वारा किया जाता है। साधारण पोर्टलैंड सीमेंट बाजार में उपलब्ध होता है। जो भी साधारण पोर्टलैंड सीमेंट है वो बाजार में उपलब्ध होता है। कब उपलब्ध होता है? मतलब कितने किलोग्राम के बोरे में उपलब्ध होता है? 100 kg के बोरे में, 50 kg के बोरे में, 25 kg के बोरे में कि 10 kg के बोरे में। जो भी साधारण पोर्टलैंड सीमेंट होता है वो बाज़ार में 50 kg के बोरे में उपलब्ध होता है। प्रश्न नंबर 13। साधारण सीमेंट का प्रारंभिक जमाव काल इनिशियल सेटिंग टाइम होना चाहिए 30 मिनट से कम। समझे दोस्तों? ये तीसरी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एक बार इसे हम कंक्रीट में पढ़े थे, उसके बाद RCC में पढ़े हैं, अब हम इसे कंस्ट्रक्शन मटेरियल में पढ़ना है। तो दोस्तों आप समझ लीजिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बस वहाँ पे इनिशियल सेटिंग, उसके बाद शुरुआत में जलने मतलब जमने से ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन पूछा गया है। जो भी हमारा सीमेंट होता है उसका प्रारंभिक जमाव काल मतलब इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होना चाहिए? 30 मिनट से कम। मतलब 30 मिनट से ज़्यादा अगर सीमेंट चला गया, पानी उसमें सीमेंट में कंक्रीट सीमेंट में डाल दिया जाए और पानी 30 मिनट से ज़्यादा हो गया तो वो सीमेंट जम जाएगा और उसे हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों अब आगे पढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन मटेरियल के ही ये भी क्वेश्चन है। ईंट की मिट्टी में सिलिका या बालू, सिलिका सबसे अधिक मात्रा में होती है। तो दोस्तों ये ट्रू होता है, फॉल्स होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो दोस्तों ईंट की मिट्टी में सिलिका या बालू, सिलिका सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये एकदम सही है। मीन्स दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए ट्रू इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। ईंट का भार लगभग कितना होना चाहिए? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन पक्का आ सकता है पेपर में। ईंट का भार लगभग कितना होना चाहिए? ईंट का भार लगभग 3 किलो का होना चाहिए। जामा ईंटों का प्रयोग संरचनात्मक कार्य में होता है। दोस्तों अभी मैंने बताया जो भी झामा ईंट होता है उसको संरचनात्मक कार्य में नहीं लिया जाता है, उसको हम गिट्टी बनाने या फिर खड़ंजा बिछाने के कार्य में करते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को खड़ंजा का मतलब नहीं पता होगा तो दोस्तों अब हम लोगों की रोड सीमेंट से
कंक्रीट से बनने लगी है। पहले खड़ंजा बिछाया जाता था, जो अधिक पकी ईंटें होती थी, आप अभी भी गाँव में देख सकते हैं, उसको तिरछा कर करके बिछाया जाता था और उसी से रोड को निर्माण किया जाता था। परंतु दोस्तों अब कंक्रीट और सीमेंट से ही रोड को बनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे झामा ईंट को संरचनात्मक मतलब होता है बहुत ही अच्छे कार्य के लिए, जैसे घर बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, ऑफिस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो झामा ईंट का प्रयोग इन सभी चीज़ों के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी फॉल्स इज अ राइट आंसर। अब आगे चलते हैं। प्रथम श्रेणी की ईंट दो ईंटों को परस्पर टकराने पर एक डैश डैश ध्वनि निकलनी चाहिए। कौन सी ध्वनि निकलनी चाहिए? अगर हम फर्स्ट क्लास ऑफ ब्रिक को आपस में टकराएं तो मेटलिक साउंड मतलब लोहे की आवाज़ निकलनी चाहिए। कौन से मेल द्वारा यांत्रिकी विधि से ईंट निर्माण हेतु मिट्टी तैयार की जाती है? बुल ट्रेंच किल। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए तो पहले ही गलत लग रहा है। बुल ट्रेंच किल ये एक भट्टा होता है जहाँ पे ईंटों को जला के पकाया जाता है। टेबल मॉडलिंग दोस्तों ये हो सकता है बट ये नहीं है। पग मिल दोस्तों राइट आंसर है। पग मिल द्वारा यांत्रिकी विधि से ईंटों का निर्माण मतलब ईंट निर्माण हेतु मिट्टी तैयार की जाती है। दोस्तों आप पढ़ेंगे फाउंडेशन मतलब नींव। दोस्तों फाउंडेशन चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं मीन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन को पढ़ना ज़रूरी है, जिससे फाउंडेशन चैप्टर हम सभी को और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जो दोस्तों फाउंडेशन चैप्टर को पढ़ चुके हैं वो वीडियो की स्पीड 2x पर लगाकर अपना रिवीजन कर सकते हैं, और जो इस चैनल पर नए आए हैं वो वीडियो को अंत तक देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण फाउंडेशन से मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तथा इसमें से परिभाषाएं लेके आया हूँ। मैं 100% कह सकता हूँ अगर आप इस डिफिनेशन को और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो फाउंडेशन चैप्टर आपको अच्छे से तैयार तथा समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फाउंडेशन चैप्टर में पहले परिभाषाएं जानेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ फाउंडेशन? किसी भी संरचना का निर्माण करने से पहले उसका एक आधार मीन बेस बनाना पड़ता है, उसी को हम फाउंडेशन कहते हैं या फाउंडेशन के नाम से जाना जाता है। व्हाट इज़ बियरिंग कैपेसिटी? दोस्तों बियरिंग कैपेसिटी मतलब धारक क्षमता। धारक क्षमता किसे कहा जाता है? मृदा के इकाई क्षेत्रफल पर आने वाली संरचना के भार को सुरक्षापूर्ण वहन करना की क्षमता को धारक क्षमता मीन्स बियरिंग कैपेसिटी कहा जाता है। फाउंडेशन बोल्ट। फाउंडेशन बोल्ट क्या होता है? मशीन प्रचलन के पश्चात मतलब जब भी मशीन चलती है उसका स्थिर अवस्था में रहना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मशीन को नींव पर आधारित करने के लिए विशेष प्रकार के बोल्ट जिन्हें नींव बोल्ट मीन फाउंडेशन बोल्ट कहते हैं मशीन को स्थिरता प्रदान करने के लिए बोल्ट से बांध देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सीमेंट कंक्रीट। सीमेंट कंक्रीट एक बहुत उपयोगी भवन निर्माण है या फिर भवन सामग्री है। कंक्रीट में सीमेंट तथा पानी उचित अनुपात में मिलाकर तैयार किया जाता है। इसके प्रमुख अवयव तथा उनके कार्य निम्न प्रकार हैं। सीमेंट कंक्रीट में सामान्य रूप से पोर्टलैंड सीमेंट ही उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के सीमेंट में लगभग 35 ग्राम चूना तथा 35 ग्राम चिकनी मिट्टी होती है। सैंड, डस्ट, वाटर ये सब इसके प्रमुख अवयव हैं मतलब एलिमेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्लम टेस्ट। दोस्तों स्लम टेस्ट से 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाला है। स्लम टेस्ट अच्छे से समझ लीजिएगा। स्लम टेस्ट मतलब औपात परीक्षण। औपात परीक्षण
स्लम टेस्ट कंक्रीट परीक्षण की वर्कएबिलिटी तथा कंसिस्टेंसी की जांच करने के लिए किया जाता है। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, मृदा के इकाई क्षेत्रफल पर आने वाले संरचना के भार को सुरक्षापूर्ण वहन करने की क्षमता कहलाती है। दोस्तों अभी अभी हमने पढ़ा है जो भी क्या था, मृदा के इकाई क्षेत्रफल पर आने वाले भार को सुरक्षापूर्ण सहन करने की क्षमता को कहलाता है। क्या कहलाता है? धारक क्षमता, मतलब बियरिंग कैपेसिटी कहलाता है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। मशीन को स्थिरता प्रदान करने के लिए, मतलब स्थिर मतलब स्टेशनरी रखने के लिए किन चीज़ों से बांधा जाता है? बोल्ट के द्वारा मशीनों को बांध दिया जाता है जिससे वो हिले डुले न और अच्छे से कार्य कर सके। न्यू के विफल फेलियर होने का प्रमुख कारण है, क्या क्या कारण है? लेटरल प्रेशर, न्यू की मृदा से जल निष्कासित होना, आसान चिनाई हस्तांतरण। दोस्तों आसान चिनाई मतलब जो अच्छे से चिनाई के बारे में ना जानता हो उसके द्वारा चिनाई करा दिया जाए तो मतलब फाउंडेशन फेल हो सकता है, न्यू हमारा फेल हो सकता है। तो इन तीनों मतलब उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। तीनों के कारण हमारा न्यू फेल हो जाता है। सीमेंट की संपीड़न सामर्थ्य होती है, जो भी सीमेंट होता है उसकी संपीड़न सामर्थ्य क्या होती है? बहुत अधिक। कंक्रीट में जल की मात्रा ज़्यादा होने पर वर्कएबिलिटी बढ़ जाती है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंक्रीट में जब भी जल की मात्रा बढ़ जाती है तो वर्कएबिलिटी भी बढ़ जाएगी। कोड़िए मिलाओ मतलब कोनिकल एग्रीगेट से कंक्रीट की सुरक्षता मतलब वर्कएबिलिटी कम हो जाती है। कोनिकल एग्रीगेट से कंक्रीट की वर्कएबिलिटी कम हो जाएगी। कंक्रीट का औपात परीक्षण मतलब स्लम टेस्ट किया जाता है वर्कएबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी को जांच करने के लिए। प्रबलित कंक्रीट रेनफोर्स सीमेंट के प्रमुख लाभ हैं। कौन कौन से लाभ हैं? अनुरक्षण द्रव्य काम आता है, तनाव में भी पर्याप्त सामर्थ्य रखता है, वायुमंडल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उपरोक्त सभी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। तो लेक्चर में दोस्तों बस इतना ही। लेक्चर 1 घंटे से काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा है, इस वजह से लेक्चर को ख़त्म करना पड़ रहा है। और जो भी मैकेनिकल कंपोनेंट के आपके बेयर गियर और एक ठो ग्रीस करके था, वो सारे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी को जल्दी ही आने वाले 2-3 लेक्चर्स में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।